नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल बैंकर कपल पे स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेड ए का इन्होंने एग्ज़ाम निकाला है 2023 में। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसका पलाश जैन। पलाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमसे चैनल पे भी पूछते हैं कि वैकेंसीज इसकी बहुत कम आती है, कॉन्फिडेंस लो रहता है काफ़ी बार। और रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो एग्ज़ाम होता है उसका एक अलग अपने जो तैयारी रहती है उसकी कोर बैंकिंग वगैरह से पूरे अलग तरीके से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो पूरी इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कहाँ से है, कहाँ से इन्होंने कॉलेज किया और उसके बाद कैसे इनका इस फील्ड के अंदर आना हुआ। तो पलाश, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा लोगों को। मैं पलाश जैन। मैंने इंजीनियरिंग करी अपनी बैंगलोर से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हम्म। कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैं बिग फोर में अर्नस्ट एंड यंग में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह काम कर रहा था। ओके। बट वो कोविड के अराउंड देन आई डिसाइडेड कि आज मेरे को अपना सेक्टर चेंज करना चाहिए, बिकॉज उस समय काफी dwindle हो रहा था जॉब सिनारियो। तो देन आई स्टार्टेड गिविंग दीज ऑल दीज रेगुलेटरी बॉडी एंड public sector exams. So I've also worked in Canara Bank and I've also worked with ECGC, ओके। where I'm employed right now. So I'll be going to IRDA now after हम्म, this. तो पलाश, आप ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आपने बैंकिंग की भी तैयारी करी थी और उसके बाद ईसीजीसी आपने क्लियर किया और फिर एडाई में आपका आना हुआ। तो ये पूरी जर्नी आपकी कैसे, मतलब आपने कोचिंग किस तरीके से, प्राइमरी लेवल पे आपने कैसे स्टार्टिंग करी थी? प्राइमरी लेवल पे देखिए, मैंने मेनली सबसे पहला जो इसका फेज होता है एप्टीट्यूड वाला, बैंकिंग और इंश्योरेंस के सारे एग्जाम मोस्टली एप्टीट्यूड पे ही फोकस हम्म। करते हैं। हम्म। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो होते हैं एप्टीट्यूड के होते हैं। तो मैंने एप्टीट्यूड के लिए दो तीन अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हम्म। उनके मॉक्स प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन पेपर के लेवल देखे कि कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर हम्म। मैं धीरे धीरे जब मैंने मॉक देना शुरू किया तो मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ। मॉक्स एनालाइज करे मैंने कि कहाँ पे मैं गलतियां कर रहा हूँ या फिर कहाँ पे समय वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक एप्टीट्यूड पे पकड़ करने के बाद फिर आई स्टार्टेड कि भाई अब वो आगे देखते हैं कि जीए हो गया, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई। तो ये सारी चीजें भी जो आजकल काफी पूछी जाती हैं, तो फिर मैंने इनके ऊपर अपना मतलब इनको पढ़ना स्टार्ट किया। तो कोचिंग की जहां तक बात रही तो मैंने ज्यादा कोचिंग से तो कम किया, मतलब मैं मोस्टली मॉक्स पे ज्यादा रिलाई करता था, स्पेशली फॉर एप्टीट्यूड। आईआरडीआई के लिए मैंने क्रैक ग्रेड बी का कोर्स लिया था, फेज 2 का सिर्फ। क्योंकि हम्म। मुझे मतलब कुछ चीजों के ऐसे वो क्या होता है कि आप कोई कोर्स अगर कोई भी, मैं किसी को एंडोर्स नहीं करना चाहता, बट उसका फायदा ये जरूर होता है कि आपको आपका समय बहुत बचता है, आपकी एनर्जी बचती है। आपको एक जगह पे आपका पूरा सिलेबस मिल जाता है, तो आपको जो भी पढ़ना हो तो दैट इज मतलब एक अच्छी चीज रहती है। लेकिन उसी के साथ साथ जो टॉपिक्स हैं उनको बेसिक्स से आप सेल्फ स्टडी से भी आपको साथ में पढ़ना चाहिए। तो हम्म। ऐसे ही करते करते अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, फिर मैंने आगे उसको बूस्टअप किया, तो धीरे और एग्जाम्स देते देते मैंने वो पूरा अपना ये जर्नी कंप्लीट करी अभी तक की। इसके अंदर जो फेज वन होता है वो लगभग मेरे ख्याल से बैंकिंग से मिलता जुलता होता है। जो कोर बैंकिंग के एग्जाम होते हैं जी। उनसे मिलता जुलता इनका फेज वन रहता है। तो जो आपकी वहां पे तैयारी जी। थी वो तो डेफिनेटली फेज वन में काफी काम आई होगी। लेकिन फिर हाँ। भी जैसे जब आपने फेज वन की तैयारी इसकी करी थोड़ी बहुत भी, तो आपने क्या कुछ सोर्स बता सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे कई बार पूछते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए सबसे सही सोर्स कौन से रहेंगे जिनसे स्पीड भी और एक्यूरेसी भी दोनों मॉक टेस्ट के साथ जो है वो इंक्रीज होती चली जाए। जी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जो अभी ये नोटिफिकेशन आया है, इससे पहले आईआरडीआई का नोटिफिकेशन 2017 में आया था। ओके। 17 या 18 में, तो इट वाज हम्म। ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6 years। तो कोई हम्म। इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी कि हम्म। आईआरडीआई का ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है, ना ही मार्केट में ज्यादा कोई कोर्स या कोई मॉक हम्म। टेस्ट अवेलेबल थे। हम्म। बट आप अगर देखेंगे तो मतलब साइमल्टेनियसली आईआरडीआई के नोटिफिकेशन के साथ साथ आरबीआई का नोटिफिकेशन चल रहा था। उसके एग्जाम डेट्स भी ऐसे ही एक एक दो दो हफ्ते आगे पीछे के थे सारे। हम्म। तो मैं एक्चुअली आरबीआई की भी साथ में प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। तो अभी मैंने फेज 2 भी दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि मैंने मोस्टली मॉक्स तो आरबीआई के ही दिए, और सोर्सेज की बात करेंगे तो मैं सबसे अच्छा तो मुझे प्रैक्टिस मॉक लगा हम्म। फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आई वुड लाइक टू से टेस्ट बुक। हम्म। ये मेरे प्राइमरी दो सोर्सेज हैं मॉक्स देने के हमेशा से।
तो जब भी हम्म। मैंने बैंकिंग की भी तैयारी करी थी तो भी इन्हीं दोनों को यूज किया था। और अभी रेगुलेटरी बॉडी के लिए मेरे ख्याल से प्रैक्टिस मॉक इज द बेस्ट, हम्म। और टेस्ट बुक इज ऑल्सो प्रेटी नाइस हम्म। अबाउट इट। हम्म। तो मॉक जब आप देते थे तो आपकी थोड़ी सी आप स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, क्योंकि मॉक में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि केवल मॉक देते चले जाते हैं लेकिन स्कोर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है या वो एनालिस्ट खुद को नहीं कर पाते हैं। तो वो आप इन शॉर्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि आपने कैसे मॉक के अंदर अपनी धीरे धीरे एक्यूरेसी और जो आपकी स्पीड थी उसको इंक्रीज करते चले गए। तो देखिए, दो तरह के इसमें स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। तो जब आपके हम्म। पास समय है, अभी अब आप देख रहे हैं कि अब आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, अब आपका इनके सिलेक्शन नहीं हुआ, या आपने नया नया सिलेक्शन अभी मतलब तैयारी स्टार्ट करी, आपके पास 5 से 6 महीने का समय है, तो आप मॉक टेस्ट लीजिए। आप हम्म। दे रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उसमें देखने हैं कैसे आ रहे हैं। हम्म। वो कैसे सॉल्व होंगे ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, किसी कोचिंग हम्म। में भी देख सकते हैं। और हम्म। उनको सॉल्व करने का तरीका, उनके शॉर्टकट्स आप सीखिए धीरे धीरे, हम्म। और पकड़ बनाइए उसके ऊपर। फिर हम्म। जब आप देखेंगे कि अब आपके पास 1 से 2 महीने का समय बचा है, नोटिफिकेशन आ गई है, मॉक टेस्ट असली वाले अभी तुरंत के रिलीज हम्म। हो गए हैं, तो आपको अब तक एक तरह से आपको सिलेबस पे तो पकड़ हो जानी चाहिए एप्टीट्यूड की। फिर हम्म। आपको ये देखना है कि आप जल्दी से जल्दी कौन से क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोई कोई क्वेश्चन उनसे सॉल्व भले हो जाता है, बट जहां वो 1 मिनट में होना चाहिए था वो 3 मिनट में कर रहे होते हैं। तो वो आप उसकी जगह अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पकड़ा होता है जो आप जल्दी कर लेते हो, क्योंकि मार्क्स तो सबके बराबर, सारे क्वेश्चन के हम्म। बराबर है, हम्म। तो यू शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स। तो तब आपको अपने एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे भी खेलना होता है, और इवन जो अगर आपके जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें बस आपको ये देखना है, आपको सॉल्व भले ही हो जा रहा है, तो आपको ये देखना है कि हम उसे जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो तब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स काम आते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में अपने जो वीक स्पॉट्स हैं वो आपको इम्प्रूव करने हैं, और शॉर्ट में फिर आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो अच्छे हैं, जो आप गो टू क्वेश्चन है आपके, वो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। ये एप्टीट्यूड में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। जो इसका फेज वन होता है, तो फेज वन का जो इसका हम्म। एग्जाम लेवल होता है, तो वो एग्जाम लेवल आईबीपीएस पीओ जैसा रहता है या एसबीआई पीओ, या मतलब एग्जाम लेवल इसका किस लेवल का रहता है? इस बार मैंने जो एग्जाम इसको दिया, ये मुझे इसका एग्जाम का लेवल थोड़ा कम लगा, स्पेशली क्यूआरई वाला जो पार्ट था। इट वाज लोअर देन पीओ प्री लेवल, बट ओके। हाँ, क्लर्क प्री से थोड़ा सा बेटर ही होगा। हम्म। हम्म। एक्चुअली तो मैंने, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो मेरे को उसका उतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि ये किसके हम्म। एग्जैक्ट बेसिस पे फॉल करेगा। बट हम जैसा देखते हैं कि आरबीआई का एग्जाम काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है इधर इन दिनों, हम्म। उनका एप्टीट्यूड काफी टफ आता है। बट हम उसी तरह की प्रिपरेशन करके गए थे, बट हमने कई लोगों से भी बात करी जो और भी मेरे साथ में एग्जाम देने वाले मेरे साथ के हैं। तो हमको यही लगा कि ये जो एग्जाम आया था ये काफी ज्यादा इजियर साइड था, तो इट वाज वेरी स्कोरिंग। तो मैं कहूंगा कि ये क्लर्क प्री लेवल से के ही आसपास का था। इसके अंदर जैसे मैं देख सकता हूँ 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए हम्म। और क्वांट आता है आपका। इसमें जनरल अवेयरनेस जो रहता है उसमें कई बार बच्चे जनरल अवेयरनेस में पूछते हैं कि कितने मंथ की जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, और जनरल अवेयरनेस के अंदर जैसे ये इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम था, तो इसमें इंश्योरेंस का पार्ट कितना पूछा जाता है या पूछा भी नहीं जाता है, मतलब उसमें क्या रहता है? जनरल अवेयरनेस मैं कहूंगा कि आपको जैसी रेगुलर बैंकिंग की जनरल अवेयरनेस आती है, आपको एसबीआई मेंस में, आईबीपीएस मेंस में मिलेगी, हम्म। हम्म। ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है। अगर कोई और अलग रेगुलेटरी बॉडीज का भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम्म। उन्होंने भी जिस तरह के आरबीआई से भी नाबार्ड के लिए पढ़ी होगी उसी तरह की आती है। आप थोड़ा सा अगर चाहें तो इंश्योरेंस की स्कीम्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, हम्म। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के ऊपर पढ़ सकते हैं, या भी अगर कोई इसी तरह की कोई नई स्कीम आई हो, जैसे ये फसल बीमा टाइप की, हम्म। तो उनके ऊपर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑलमोस्ट वो आई जो भी आईबीपीएस जैसे भी पेपर सेट करता है, वो जीए जो हम्म। होती है उनकी वो सिमिलर तरह की ही होती है। हम्म। तो मुझे उतना डिफरेंस नहीं लगा बाकी किसी अलग रेगुलेटरी बॉडी या किसी अलग एग्जाम की जीए में और इसमें। तो मतलब ये इंश्योरेंस का पार्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कवर करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन ही पूछते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड? हाँ, कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इवन आरबीआई के पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं बैंक से, कुछ इंश्योरेंस से आते हैं। सिमिलरली इसके में भी ऐसे ही था। मेन हम्म। जो आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट है वो फेज 2 में काम आता है, जिसमें एक पूरा हम्म। पेपर जो होता है वो इंश्योरेंस के लिए डेडिकेटेड रहता हम्म। और जब फेस वन का एग्जाम होता है आपका, तो उसके लगभग कितने टाइम बाद इनका रिजल्ट जो है वो आ जाता है, और फेस टू के लिए कितना टाइम आपको प्रिपरेशन का मिल जाता है टोटली?
आई जितना मुझे याद है एक्चुअली, एक हाँ, तो फेज वन का एग्जाम हमारा हुआ था 11 अप्रैल को, ठीक है। सॉरी 11 जून को। ओके। और फेज टू का एग्जाम हुआ था 5 अगस्त को। तो इट हम्म। इज काइंड ऑफ लाइक 2 महीने का समय था। रिजल्ट मेरे ख्याल से 20-25 दिन में आ गया था, एक्चुअली मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। हम्म। ट्राई टू चेक वेदर क्या डेट था एग्जैक्ट इनका। ठीक है, डेट की कोई इशू नहीं है। बाकी आप ऑलमोस्ट कितना गैप रहता है अगर रिजल्ट हटा भी दें तो फेज वन होने के और फेज टू होने के बीच में? 2 महीने का गैप था फेज वन और फेज टू की डेट्स में। हम्म। उसके अलावा फिर उसके बाद इंटरव्यू में 1 महीने का गैप था फेज टू के बाद। ओके। फेज वन तो जैसे हमने देखा कि जो नॉर्मली जो तैयारी करते हैं उस तैयारी से भी लोगों का फेज वन क्लियर हो सकता है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम के अंदर सबसे जो मेन चीज जो फैक्टर आता है वो आता है फेज टू का जो मेंस का एग्जाम होता है। क्योंकि उसके अंदर इसके अंदर 3 पेपर हैं और तीनों डिस्क्रिप्टिव होते हैं। आपका इंग्लिश में देख रहा हूँ, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, और इंश्योरेंस का एक और थर्ड पेपर होता है। तीनों ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव की जो प्रैक्टिस रहती है, आपने जैसे बताया क्रैक ग्रेड बी से आपने तैयारी करी थी, तो वो आप थोड़ा सा डिटेल में अपना शेयर करें कि कैसे आपने इनकी तैयारी करी थी और प्रैक्टिस कैसे करी थी खुद की। तो डिटेल में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि यू शुड नो कि सिलेबस एक्चुअली में क्या है। हम्म। आप किसी भी बॉडी का एग्जाम आप देने जाते हैं, उनके सिलेबस में साफ साफ लिखा रहता है। इवन तो ये भी लिखा रहता है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट मोटा मोटा ये लिखा रहता है कि आपको क्या क्या वो पूछा जा सकता है। हम्म। तो नाउ यू हैव टू फाइंड, अब आपके पास इन केस एक कोर्स है या नहीं भी है, तो आपको उस तरह के टॉपिक्स आपको देखने हैं। अब हम्म। आपको पता है कि वो पूछ रहे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू एंड इट्स मतलब विद इम्पैक्ट टू इंश्योरेंस। हम्म। तो आपको इंश्योरेंस की स्कीम्स पता होनी चाहिए जो भी चल रही हैं, फसल बीमा हो गया, क्रेडिट इंश्योरेंस हो गए, या फिर ये JJBY SBY, इस तरह की जितनी भी मतलब जो बीमा की स्कीम्स हैं। और IRDA के जो आपके अभी वो आ रहे हैं, अभी जैसे आपने सुना होगा लॉन्च हुआ इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047, जिसमें उन्होंने 3 पिलर्स रखे हैं, बीमा वाहक, बीमा विस्तार, उस तरह से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम किस दिशा में भारत की इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है, अगर आप IRDA का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। और अभी इंश्योरेंस के टर्म्स में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना है लोगों का एवरेज, एक और इंश्योरेंस के कुछ कुछ टर्म्स हो गए छोटे छोटे, कि जैसे जो पेनिट्रेशन गैप है, या फिर जो अंडर कवरेज हो गया, या जिस तरह की थोड़ी बड़ी चीजें, तो ये आपको पता रखना है। बाकी फिर डिटेल में पढ़ने का वही तरीका है कि आपने सिलेबस देखा या फिर कोई कोर्स देखा। तो अब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा इंडिया का। उसके अलावा जो भी जितने भी टॉपिक्स आए, फिर फाइनेंस में अगर मैनेजमेंट का एक फिक्स सिलेबस रहता है हर रेगुलेटरी बॉडी में, सेम गोज विद फाइनेंस। तो आपको अपना सिलेबस देखना है, उससे तैयारी करनी है, और अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। आपको करंट अफेयर्स भी उससे रिलेटेड देखने हैं। और आपको आंसर्स में आप ऐसा लिख, आपको जब आप आंसर लिखेंगे किसी क्वेश्चन का, तो आपको ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। हम्म। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि लेट जस्ट से कि ये इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 कैसे कैसे अचीव होगा, हम्म। तो आप उसमें बताएं कि अभी हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से ऐसा है, हम ऐसी ग्रोथ करेंगे, हम इन टेक्नोलॉजी की किस कैसे टेक्नोलॉजी को लेवरेज करेंगे, या फिर IRDA ने जो भी स्टेप्स उठाए हैं वो हम कैसे उसको वो कैसे आगे जाके मतलब इंश्योरेंस फॉर ऑल को अचीव करने में हमारी हमारा देश करेगा उसको, या हमारे इंश्योरेंस कंपनीज करेंगी, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। इस तरह से आपको अपना आंसर ऐसा बिल्डअप करना है कि आप उसको एक मतलब पूरा कवर कर सको, आप उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड कर सको, तो जो सामने पढ़ने वाला है, ये तो स्पेशली इन IRDA द डिस्क्रिप्टिव पेपर इज पेन पेपर बेस्ड। तो ओके। आपका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑन द आंसर शीट, वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने में आए। और इवन फ्लो भी बहुत मैटर करता है कि आपने जो अपना आंसर जो स्ट्रक्चर किया है हम्म। वो कैसा है, कि इंट्रोडक्टरी आपने दिया, फिर डेटा से दिया, फिर उसको कंक्लूड किया, वे फॉरवर्ड बताया, उस तरह से। तो एक हम्म। आंसर लिखने का भी तरीका होता है। तो हम्म। इस तरह से फेज टू तो हम आप वो एक्सपीरियंस, थोड़ा तो एक्सपीरियंस के साथ आता है अगर, और बाकी आप जब आप डेटा पढ़ते हैं और स्कीम्स पढ़ते हैं, या फिर आप जो भी मतलब ये सिलेबस से पढ़ेंगे, तो आपको एक हम्म। आइडिया लगेगा कि
जैसा अगर ऐसा सवाल पूछा गया है तो आप इसमें क्या क्या आप जवाब दे सकते हैं, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको हम्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और कई जगहों पे ये फेज टू के मॉक्स भी होते हैं। तो हम्म। आई थिंक दैट विल हेल्प। काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे इकोनॉमिक्स का आपने बताया, जैसे आरबीआई ग्रेड बी वालों को मैं काफी लोगों को जानता हूँ, तो बताते हैं न्यूज़पेपर भी वो काफी डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो उससे मदद मिलती है। तो आपने जी, भी कोई न्यूज़पेपर इंडिविजुअली पढ़ा था? मैं एक्चुअली हिंदू को फॉलो करता हूँ, द हिंदू। ओके। तो आप और उससे मैं मोस्टली ये लोगों को भी ये सलाह देता हूँ कि एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसके एडिटोरियल्स पढ़ने से ना आपका इंग्लिश का इवन ऑब्जेक्टिव पेपर भी बहुत इंप्रूव हो जाता है। हम्म। आपको इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज मुझे लगती है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो उसमें बीच में कोई गलती है, जब आप पढ़ रहे होगे आपको तभी पता चल जाएगी कि ये कुछ अच्छा साउंड ही नहीं कर रहा। तो इवन हम्म। जैसे ये एरर स्पॉटिंग वगैरह टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये उससे बहुत हम्म। अच्छा। तो आप एक अच्छे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो एक तो आपको फॉर्डर मटेरियल मिलेगा लिखने के लिए अपने आंसर्स हम्म। में, जो उसमें नॉलेज है वो भी मिलेगी। और हम्म। आपके साथ उसके साथ साथ आपकी राइटिंग एबिलिटी और जो आपकी ग्रामर है वो भी बहुत इंप्रूव होती है। तो हम्म। न्यूज़पेपर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर जैसे आपका 60 मिनट का टाइम रहता था तीनों पेपर का, मतलब 60 60 60 मिनट के। हम्म। इंग्लिश, आपका इंश्योरेंस, और एक पेपर जो और आपका होता है, ये तीनों 60 60 मिनट के आते थे। 100 मार्क्स इसमें रहता है आपका। तो 1 घंटे के अंदर लगभग आपको कितना लिखना होता है? मतलब ये वर्ड लिमिट वगैरह इनकी कुछ रहती है, या अपने हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? कुछ लोग फ्लो चार्ट्स का उपयोग करते हैं, कुछ लोग जैसा आपने बताया कि अलग अलग इंट्रो रहता है, कंक्लूजन अलग रहता है। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से मतलब डिजाइन करी थी वहां पे? और मैंने फ्लो चार्ट्स वगैरह तो नहीं यूज किए थे एक्चुअली। वर्ड लिमिट तो रहती है ऑब्वियसली, और आपके पास हम्म। अब वो उन्होंने जो आंसर शीट दी थी उसमें एक डेफिनेट स्पेस थी, आपको उतने में वो लिखना था। अच्छा। तो अगर आपसे पूछा गया है कि 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तो अब वो हम्म। उन्होंने आपको दो पन्ने नहीं दिए कि आप चाहो तो उसमें आप 500 लिख दो। हम्म। वो जगह भी मुश्किल से 150 से 200 शब्दों की ही दी हुई है। और प्लस हम्म। ये मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जितनी वर्ड लिमिट बोली जाए आपको उसी के बॉल पार्क में अपना आंसर देना चाहिए, क्योंकि हम्म। मतलब वो उसी के बेसिस पे उसे जज करते हैं कि आप हम्म। कितने कंसाइज वे में या फिर कितने एक्सप्लेनेटरी वे में वो जवाब दे रहे हैं जितने में उन्होंने पूछा है या नहीं। तो वर्ड लिमिट इज डेफिनेटली देयर एक्चुअली। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हाँ पेपर वाज काफी लेंथी, तो मतलब लिखना तो काफी पड़ा था, 3 घंटे में हाथ दुख गया था बिल्कुल। एंड देयर वर इवन सम वन और टू दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो, और बाकी उन्होंने स्कीम्स से रिलेटेड, बैंक अश्योरेंस से रिलेटेड और इंश्योरेंस के डेटा से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड काफी सवाल पूछे थे मतलब। और इंग्लिश भी में भी अच्छा खासा लंबा पेपर था। हम्म। हाँ, मतलब इसमें ऐसा नहीं रहता है जैसे 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो एक टॉपिक दे दिया, उस पर आपको लिखना है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। हाँ, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे, लाइक मतलब पार्ट्स में थे क्वेश्चंस कि आप उनका ये आपको 4 5 क्वेश्चन, जैसे कुछ बोल 3 4 क्वेश्चन दे देंगे कि ये 5 क्वेश्चन दे दिए, उन्होंने बोला कि आंसर एनी 3। अब वो ओके। 20 20 मार्क्स के हैं, तो अब आपने 3 क्वेश्चन दिए, फिर अगले में दे दिया आंसर एनी 3, वो 10 10 मार्क्स के ही हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जैसे कुछ ऐसे ही 10 के थे, कुछ 12 के थे, कुछ और कम के थे, एक आध लंबा था तो वो बड़ा भी था कि 15 से 20 मार्क्स का भी था। तो हम्म। उसी के हिसाब से उसकी वर्ड लिमिट थी, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल था। मतलब उसमें उतना वास्ट पूछा भी गया था कि आप 500 से 700 शब्द अगर पूछे गए तो आप उतना लिख पाओ उसमें, आपको हम्म। जरूरत पड़ेगी उतना लिखने की। हम्म। इंश्योरेंस का और इकोनॉमी का तो समझ में आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वैसी है, और आपने बता भी दिया कि द हिंदू वगैरह भी पढ़ते हैं तो उनसे भी अपनी काफ़ी चीज़ें सुधर जाती है, और अपने को जो इंश्योरेंस की करंट की स्कीम्स है उनके बारे में भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इंग्लिश के अंदर का काफ़ी मतलब ये चीज़ समझ नहीं आती कि 100 मार्क्स का इंग्लिश में ये क्या पूछते हैं। मतलब ऐसे पूछते हैं या कोई लिटरेचर पूछते हैं? मतलब इंग्लिश में क्या टॉपिक कवर करने पड़ते हैं? इंग्लिश में आपको एक या दो ऐसे लिखने होंगे, प्रेसी ओके। होगा, फॉर्मल लेटर एप्लीकेशंस होते हैं, उस हम्म। तरह का। इवन आई थिंक आई आई रिमेम्बर करेक्टली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी था। ओके। उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन दिया था और दे हैड आस्क्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। तो आपको हम्म। उसमें से आपको वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आपको अपने हिसाब से समझ के कि इसको इसमें ये ऑथर वॉट एवर ही इज ट्राइंग टू से आपको उसको अपने शब्दों में आपको लिखना। हम्म। तो 100 मार्क्स का इंग्लिश के पेपर में काफी अलग डिफरेंट वास्ट मतलब डिफरेंट वैरायटी के वो थे हम्म। क्वेश्चंस।
तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि एडाई के अंदर उन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज रहता है, जैसे मान लो अगर किसी की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं बनती, क्योंकि कई बार बच्चा नया नया हम्म। कॉलेज से निकलता है तो उसको लिखने की ज़्यादा आदत रहती है। तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि ग्रेड बी वगैरह में तो वो ऑनलाइन ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पेन पेपर आपका रहता है। तो उनके लिए ये जो है एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम अपनी जो प्रैक्टिस है उसके बिहाफ पे वो पेपर आसानी से थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, कंपैरेटिवली जो दूसरी हम्म। रेगुलेटरी बॉडीज का आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। एग्जैक्टली, इवन उनके लिए भी काफी फेवरेबल एग्जाम है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन उनकी कर। लिखने की बहुत प्रैक्टिस रहती है, क्योंकि उन्हें हमेशा रिटर्न ही पेपर देना होता है। तो दैट हम्म। इज ऑल्सो वेरी फेवरेबल टू देम। एंड बाकी तो हाथ, माई आपको आंसर राइटिंग वैसे ही करनी है जैसे आरबीआई में होती है, या फिर आपको आईआरडीए में सिमिलर ही है। बस वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन अलग है उसका। इसकी एक खास बात और ये मैंने देखी है कि जैसे इसके अंदर जो अलग अलग प्रोफाइल की पोस्ट निकलती है, जर्नलिस्ट की, आईटी की, और भी दो हम्म। तीन जो इनकी एक्चुरियल वगैरह भी शायद इसमें रहता है, तो लेकिन एग्जाम पैटर्न सबका सेम होता है। हाँ, ये मैं भी सरप्राइज था थोड़ा, मुझे ऐसा फील होता मैंने, क्योंकि मैं दोनों मैं आईटी और जनरल दोनों के लिए, जर्नलिस्ट दोनों के लिए ही एलिजिबल था। तो मैंने फॉर्म भी दोनों का ही दोनों के उससे ही भरा था, दोनों को यूज करके। बट हमें कोई भी मतलब ऐसा किसी भी स्पेशलिस्ट में भरने वालों को कोई अलग तरह के सवाल नहीं आए, सबके लिए पेपर सेम था, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो आईटी का हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो सर। तो हम्म। ये मे बी, तो दिस डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर रिक्रूटिंग, तो वी डोंट हैव एनी से इन दैट। तो आपका आईटी से हुआ था सिलेक्शन? ये तो अभी नहीं बताएगा। अभी अच्छा अच्छा। हमें तो मतलब मैंने फॉर्म दोनों से भरा था, आईटी से और जर्नलिस्ट से। बट हम्म। आई थिंक ये वहां पे जाने के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि मतलब आप दो से अप्लाई कर सकते हो, दो से ज्यादा से नहीं कर सकते अप्लाई। आई थिंक दो से ज्यादा से अप्लाई करने में कुछ तो, वैसे नोटिफिकेशन में जहां तक मुझे याद है उन्होंने बोला था कि बेस्ड ऑन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो हाँ, डैश वो डैश डैश। क्वालिफिकेशन सब में अलग अलग रहती होगी, जैसे लीगल में लॉ हाँ, ऑफिसर रहता तो है तो। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर किसी ने बीटेक भी किया है उसके बाद एलएलबी किया है, तो ये तो हम्म वो। हम्म। लेकिन मुझे जितना याद है शायद दो में ही भर सकते हैं, एक तो जर्नलिस्ट, और उसके अलावा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी स्पेशलिस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर रही हो, तो फ्रॉम दैट। तो एग्जाम पैटर्न जो रहता है इनका फेज टू का वो सेम रहता है, और एग्जाम भी सेम, सेम डे पे ही पेपर होता भी है, सेम सारी रहता है। सारी पोस्ट का सेम सब डे पे ही? सेम, पेपर भी सबका सेम था। ओके। अच्छा, उसके वो ही बाद मैं वो कह रहा था शॉर्ट लिस्ट आपसे। करते हैं कि आपको जर्नलिस्ट में सेलेक्ट किया गया है या आईटी में सेलेक्ट किया गया है? हाँ, इवन हमारे इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ वो नहीं था कि उन्होंने मुझसे सिर्फ टेक के सवाल पूछे हों, या फिर सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड सवाल पूछे हों। ये जर्नलिस्ट और उसके लिए उन्होंने हर तरह के सवाल पूछे, तो अभी वी हैव नो आइडिया कि वो किस तरह हमें सेग्रीगेट करेंगे वो। हाँ, मतलब ये तो मैंने पहला मतलब वो देखा, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनल जो पोस्ट होती है, स्पेशलिस्ट पोस्ट जिसे बोला जाता है, उसका उनका ज़्यादा जोर नहीं रहता, वो कॉमन ही पेपर कराते हैं। हाँ, पेपर कॉमन ही हुआ ये। मैं तो वो, जैसे अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के लिए भी एलिजिबल है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, यही सोच के मोस्ट ऑफ द लोगों ने मल्टीपल स्ट्रीम्स हम्म में एग्जाम भरा था। बट क्योंकि सेम पेपर हुआ है, सेम कट ऑफ आया है, तो फिर वी हैव नो आइडिया कि कैसे इन्होंने हम्म सेलेक्ट किया होगा। आ, आपका जैसे फेज टू हुआ उसके बाद इंटरव्यू का आपने बताया था अभी शायद कि एक महीने का आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन का। जी। तो इंटरव्यू के लिए भी आपने कोई सोर्स मतलब ऑनलाइन या कहीं से कोचिंग कोई ज्वाइन करी थी, या किसी से सजेशन लिए थे कि किस तरीके से इंटरव्यू प्रिपेयर करना है? मेरी एक सर थे, मतलब आईआरडीए में ही उनके, मेरे ऐसे फैमिली फ्रेंड हैं, उनसे हम्म बात हुई थी। हम्म तो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया था कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी लास्ट बैच में ही ज्वाइन किया था, तो उन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था। बाकी मैंने और हम्म ज्यादा कोई सोर्स यूज नहीं किया। बट हम्म मेरे प्रीवियस जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रहे हैं अलग अलग जगहों के, हम्म उससे मतलब मुझे समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक फ्रॉम माय बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उस हम्म तरह के हिसाब से मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। हम्म। आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि मतलब किस तरीके से आपका इंटरव्यू हुआ था, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, क्वेश्चंस वगैरह आपके किस तरीके से पूछे गए थे? तो मेरा इंटरव्यू वाज ऑन, इंटरव्यू 2 दिन में ही कंडक्ट हुआ था सबका मिला के। ओके तो मेरा इंटरव्यू सेकेंड डे पे भी लास्ट शिफ्ट में था। ओके। तो एज आई एम वर्किंग इन ईसीजीसी, विच इज ऑल्सो अंडर आईआरडीआई रेगुलेशन ओनली।
हम्म। तो जब मैं घुसा तो फिर वही ग्रीटिंग्स के बाद फिर द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ ईसीजीसी। उनका हम्म। कुछ रेशियोज वगैरह का परसेंटेजेस वगैरह दे हैव आस्क्ड, तो हम्म। वो मैंने बता दिए। उसके बाद फिर दे आस्क कि आप ईसीजीसी में एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, थिंग्स लाइक दैट। फिर उसके अलावा फिर इंश्योरेंस में अंडर राइटिंग से रिलेटेड, फिर थोड़ा बहुत उन्होंने टैक्स से रिलेटेड भी मुझसे पूछा। फिर उन्होंने मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस एक साइबर सिक्योरिटी में भी था अर्न्स्ट एंड यंग में, तो मैंने वहां से भी उन्होंने एक दो सवाल पूछे कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि जो पैनल हेड थे वो दे ही वाज अ बोर्ड मेंबर ऑफ आईआरडीआई ओनली, ओके। एंड ही इज फ्रॉम एलआईसी, एक्स ओके। एलआईसी मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके। तो उन्होंने सर ने भी सवाल पूछे। तो आई आई एम करेंटली इन तमिलनाडु, तो दे आल्सो आस्क्ड मी क्वेश्चंस लाइक कि बीइंग अ नॉर्थ इंडियन इन तमिलनाडु व्हाट आर द चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल, आपको वहां पे कैसे आप मैनेज करते हैं। तो हम्म। इट वाज अराउंड 15 मिनट्स। सम क्वेश्चंस वर अबाउट टेक, सम क्वेश्चंस वर अबाउट इंश्योरेंस, एंड बाकी थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह से फैमिली से रिलेटेड, और जनरल जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं उस तरह। हम्म। दैट वाज इट। लगभग कितने मिनट चला था आपका इंटरव्यू? 12 to 15 मिनट्स मैक्स। 12 to 15 मिनट्स। एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना के जो बच्चे करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद करंटली जॉब में ही थे। तो सजेस्ट करना तो यही हो सकता है कि लाइक टाइम मैनेजमेंट इज द की, लाइक एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी क्योंकि जॉब के साथ तो बात सही है, स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग इन बैंक्स एंड ऑल, उनको टाइम बहुत कम मिलता है, दिस इज अ फैक्ट। तो आप जितना कर रहे हैं यू शुड डू फोकस्ड स्टडी। हम्म। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, उसमें क्या पूछा जाता है, क्या किस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड आप जगह पे मतलब उसको कम मतलब वो अपना फोकस लगा के ही करिए। आपको हम्म। वीकेंड जो मिलते हैं उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, अगर आपको वीकडे में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो, क्योंकि दीज थिंग्स, अब ये बात तो वो डिस्पैरिटी तो है मतलब ये चीज में अब, लेकिन आपको compete करना है तो फिर आपको अपना एक्स्ट्रा थोड़ा कहीं ना कहीं तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होता कि अगर आपको आपका वर्किंग प्रोफेशनल और नॉन वर्किंग प्रोफेशनल का कट ऑफ अलग तो जाता नहीं है। हम्म। तो आपको तैयारी तो पूरी ही करनी पड़ेगी और अच्छे से, तो आपको अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। दैट इज हम्म। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और फोकस्ड प्रिपरेशन इज आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट ना, ये नहीं कि जो जहाँ मिला अलग अलग हैपोसैडली पढ़ लिया। एक गेम प्लान होना चाहिए अपने हिसाब से जो आपको सूट करे। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप किसी दूसरे का सुनो, आपको वो सूट करे। आपको हम्म। ये पता होना चाहिए कि आपको क्या सही लगता है, हम्म। आपको क्या वर्क करता है आपके लिए, तो इट विल बी मोर एफिशिएंट फॉर यू। हम्म। एक फाइनल सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि इंटरव्यू के अंदर जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो पहले से पूछ लेते हैं कि इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन क्या रहता है। हम्म। तो इरडाई के अंदर क्या था? और दूसरी चीज़, अगर आपको मार्क्स अपने मेमोराइज या याद हो तो आप अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं, उससे लोगों को मोटिवेशन आता है काफ़ी। इंटरव्यू में लैंग्वेज के ऑप्शन के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। ओके। तो इफ समवन स्टार्ट्स इन इंग्लिश तो आई आंसर इट बैक, तो मेरे को ऐसे स्विच करने की नीड नहीं पड़ी कभी। हम्म। किसी ने किया हो तो फिर आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। हम्म। द व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन, सेकंड मार्क्स पार्ट। आपके फेज 2 के, अगर आपको याद हो अपने मार्क्स तो। फेज टू के टोटल मार्क्स वर रिलीज अभी जस्ट रिसेंटली, तो आई थिंक आई हैव स्कोर 218 मार्क्स आउट ऑफ 300। ओके। एंड इंटरव्यू में उसमें 86 मार्क्स थे आउट ऑफ ओके। 100। ओके। ओके। तो अभी किसी ने तो आरटीआई शायद डाली थी, तो उसके उसमें टॉप 10-15 लोगों के मार्क्स कहीं से तो पब्लिश हुए हैं, आई डोंट नो मतलब वो आरटीआई नहीं था, वो ऐसे कहीं से किसी ने कंपाइलेशन डाला। हम्म। तो उसके हिसाब से आई हैव मेरा ऑल इंडिया रैंक 14 है इसमें। ओके। तो 14th नंबर पे जो मार्क्स लिखे थे देवर आई थिंक 72, 71 एंड 75। ओके। तो ऐसे 1 2 3 पेपर के आउट ऑफ 100 ईच। एंड फेज वन में आउट ऑफ 160 आई थिंक आई हैड समवेयर अराउंड 110 112 मार्क्स।
ओके। मेरा जीए का स्कोर थोड़ा कम था उसमें, बाकी आई थिंक इंग्लिश एंड रीजनिंग में फुल स्कोर था। जीए में ऑलमोस्ट कट ऑफ के पास था। बचे हुए 20-25 मार्क्स वर इन मैथ्स। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद पलाश, आप हमारे चैनल पे आए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ग्रेडे ज्वाइन करें थैंक और अपने करियर के पथ पे आगे जाएं। धन्यवाद। थैंक यू।